નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો વીટીવી ન્યૂઝ રાઉન્ડ ધ ટેબલમાં આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હું વત્સલ અને મારી સાથે મારા સહયોગી વિની પણ જોડાયા છે. રાઉન્ડ ધ ટેબલનો મંચ કે જ્યાં તર્કબદ્ધ રીતે ચર્ચા કરવામાં આવે છે, એવા સવાલ કે જે સવાલ તમારા હોય છે પણ એ સવાલ પૂછનાર અમે હોઈએ છીએ. આજે આ મંચ પર ઘણી એવી ચર્ચા થવાની છે, કારણ કે આજે આ રાઉન્ડ ધ ટેબલના મંચ પર એક એવું વ્યક્તિત્વ જોડાવાનું છે કે જેણે સેવા પરમો ધર્મ એને પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય બનાવી લીધું છે. જે ખરેખર નિસહાય લોકો છે એના બેલી એ વ્યક્તિ બને છે. હેલ્પ ડ્રાઈવ ફાઉન્ડેશન ચલાવે છે તરુણ મિશ્રા. આમ તો એમને ઓળખની કોઈ જરૂર નથી. તમે સોશિયલ મીડિયામાં જશો અને તરુણ મિશ્રા સર્ચ કરશો તો તમને ઢગલાબંધ તરુણના કામો જોવા મળશે. तरुण, स्वागत है राउंड द टेबल के मंच पे. थैंक यू सो मच सबसे पहले यहाँ इनवाइट करने के लिए. कैसे आप? बढ़िया, बहुत अच्छा. सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तो इतने सालों से आप ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों के रेस्क्यू कर लिए हैं, थोड़ा अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बताइए इन शॉर्ट. स्टार्टिंग तो सेम है, आपने पहले ही कहा सोशल मीडिया सर्च करें तो बहुत बार स्टार्टिंग हुआ है, लेकिन फिर से स्टार्ट करते हैं. कहते हैं कोई भी चीज़ के लिए ना कुदरत हमें बचपन से तैयार करता है कि हम कहाँ जन्मे हैं, कैसी परवरिश हुई है माँ बाप की और कैसे वातावरण में रहें. इन सब चीज़ों को मिला के हम आज का जो रिज़ल्ट है वो बनता है. कोई एक ऐसा हम लोग सुनते हैं अक्सर कि हाँ ये देखा और समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है मेरे हिसाब से. तो मैं मानता हूँ कि बचपन से ही मेरा जन्म बिहार में हुआ था, एक ऐसे गांव में जहाँ पे काफ़ी संसाधनों की कमी, बिजली वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं था. तो वैसे लालटेन या दिए में पढ़ना, तो कम संसाधन में हमने जीवन को जिया और जाने कि यहाँ भी एक वास्तविक सुख है. और एक अपनापन वहाँ से सीखा कि चलो हम लोग के जो गूगल कह सकते हैं वो हमारे दादा दादी होते थे, जिनको आज रिप्लेस हमारे सोशल मीडिया ने कर दिया है. तो वो एक हमारा भाव था कि हमें जो घर में दो लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा खाली होते थे, एक हमारे बुजुर्ग और एक बच्चे. बच्चे जिन्हें नया सीखना है और बुजुर्ग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जी ली अब उन्हें सिखाना है. तो एक कहते हैं दादा और पोता है सबसे बेस्ट फ्रेंड. तो उस तरह की ज़िंदगी हमने देखी जहाँ पे उनके प्रति एक लागणी थी, सब चीज़ थी, तो वो अपनापन समझा. बाहर निकले, पेरेंट्स जो है दिल्ली आए कमाने के लिए, जो ज़्यादातर बिहार से लोग माइग्रेंट होते हैं. तो उनके साथ साथ मैं भी आया. जब आया तो काफ़ी संघर्ष था उनके लिए. एक छोटी सी नौकरी कर रहे थे 6-7 हज़ार की. एक समय आया कि नौकरी छूटी. तब मैं 13 साल का था. मुझे लगा कि नहीं, मुझे परिवार को सपोर्ट करना चाहिए. तो वहाँ पे एक मंदिर है सरोजनी नगर मार्केट में. मंदिर के आगे मैंने धार्मिक किताब का एक दुकान लगाया फुटपाथ पे. वहीं पे पुस्तक बेचता था, नई सड़क से लेके आता था, वहाँ पे बेचता था. और कहते हैं ना ग्राउंड हमें बहुत कुछ सिखाता है. तो समझो कि वहाँ से नई सड़क जाना, बस पकड़ के डीटीसी का जा रहे हैं, फिर वहाँ से सामान खरीद रहे हैं, लेके आ रहे हैं, बेच रहे हैं. जब बेचता था तो एक फीलिंग कि जो भी कस्टमर आ रहा है तो सबके चेहरे पे दिख रहा है ये मेरी दुकान पे रुकेगा, ये मेरी दुकान पे नहीं रुकता था. निराशा, तो पूरा दिन ये हो जाता था. इस टाइम में आपकी एज कितनी होगी? 13 ईयर, 13 साल. 13 साल का एक बच्चा एक छोटी सी उम्र में मतलब दुकान पे बैठना उन्होंने शुरू कर दिया. बिल्कुल, कहते हैं ना उम्र से ज़्यादा हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा अनुभव हमें बड़ा कर देता है. कई बार 13 साल के उम्र के बच्चे के ऊपर भी इतनी जिम्मेदारी होती है जो कभी 25-30 साल में भी नहीं आ पाती है. बट सवाल ये होता है तरुण कि बिहार में पले बड़े तो फिर गुजरात को क्यों चुना? वही, अभी हम वहीं पे आएंगे. गुजरात मेरी एक तरह से कर्म भूमि है. आज जो तरुण आपके पास है और जो चीज़ें मुझे दिया है शायद गुजरात ने ही दिया है. और जब अपना धर्म होता है ना, हमारा पैसन था कि लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना. तो जब हम उस चीज़ में क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद, ये सब चीज़ें हटा के करते तो ही वो सही मायने में होता है. तो आज मैं कह सकता हूँ मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं बिहार में ही कुछ नहीं करता हूँ. मैं गुजरात में करता हूँ, महाराष्ट्र में करता हूँ. तो ये चीज़ एक है कि हम इंसान के लिए कर रहे हैं. और जब इंसान दुखी होता है, भूखा होता है, तकलीफ में होता है, तो ना उसका कोई धर्म होता है, ना कोई उसका जाति होता है, बस उसकी तकलीफ होती है. सबको उतना ही पेन होता है, सबको उतना ही दुख होता है. तो उसी भाव के साथ कि मैं जहाँ हूँ, कर्म भूमि ने, कर्म ने जहाँ लाया, कि जब बिहार से माइग्रेंट होकर दिल्ली पहुँच गए तो वहाँ से 1200 किलोमीटर और गुजरात आ गए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है. माइग्रेंट तो माइग्रेंट है. तो फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे बिजनेस था और यहाँ सब चीज़ें अनुकूल थी, इसलिए यहाँ पे आए और अपने काम को, जज्बे को कंटिन्यू रखा. तो वही जो सरोजनी नगर में एक बुक सेल किया तो काफ़ी वहाँ पे इंटरेक्शन होता था. लोग मंदिर के आगे जो भिक्षुक होते हैं, काफ़ी बूढ़े बुजुर्ग बैठते थे, तो बातचीत भी उन्हीं से होती थी. अब टाइम पास के लिए कस्टमर नहीं आ रहे, करते थे, पूछते थे दादी आप क्यों यहाँ बैठे हो, आपके तो परिवार में लोग होंगे, आपके बच्चे होंगे. तो बताती थी बेटा मैं जाके लेके मांग के उनको देती हूँ, आज मुझे मारा, आज मुझे डांटा. तो एक बच्चे के दिमाग पे ऐसे ही होती क्या दुनिया,
कोई कैसे मार सकता है अपने माँ बाप को, कैसे होता है? तो अब जिस चीज़ पे हम सोचते हैं ना, कुदरत हमें वही दिखाता है। फिर अपनी नज़र हमेशा रोड पे, बस से भी जा रहा हूँ तो रोड के बीच में देख रहा हूँ, यार ये आदमी 1 साल से वहीं पे बैठा है, कोई देता है तो खाता है, कोई नहीं देता वो नहीं खाता होगा। फिर सुना कि यार अचानक से दिखना बंद हो गया, कहाँ गया वो? पूछे तो वो वहीं पे मर गया, म्यूनसिपालिटी ने उसे लेके जो भी है विनवारिस में उसका अंतिम क्रिया कर। तो ऐसे भी लोग हैं। तो हम बहुत अच्छे हैं, हमारी जो ज़िंदगी है वो लाखों करोड़ों लोगों का आज भी ड्रीम है। तो एक मोटिवेशन मिलता था, अपनी लाइफ बहुत बेस्ट लगती थी, कोई कमी नहीं लगती थी। वहाँ से उठे, संघर्ष चलता रहा, कॉलेज का टाइम आया तो एडमिशन हुआ, रहने की जगह नहीं थी। एक एनजीओ से हेल्प मांगा कि मुझे रहने की जगह नहीं है, क्योंकि खुद से पढ़ना, खुद से मैंने ट्यूशन पढ़ा के पढ़ाई की, खुद से मेरा एडमिशन हुआ इंजीनियरिंग में, फादर का साइन भी खुद करके आया था। तो पैसे भी अब खुद जुगाड़ने हैं, तो होम ट्यूशन करता था, पढ़ो.com पे मैंने पढ़ाया था। तो ऐसे काफ़ी चीज़ करके वहाँ पे जीते थे। तो एक रहने का बड़ा चैलेंज था बड़े शहर में। तो एक एनजीओ को बोला, तो उन्होंने मुझे शेल्टर प्रोवाइड किया कि आप शेल्टर होम में रहो और कुछ यहाँ पे काम भी आप करना। तो मेरे लिए वो ज़रूरत थी उस टाइम। तो उस ज़रूरत के लिए मैं शेल्टर होम में रह के और अपना पढ़ाई शुरू करते रहा। तो मैं कॉलेज पीरियड में खुद शेल्टर होम में रहता था, और आज 24 शेल्टर मैं चला रहा हूँ। तो ये कह सकते हैं कुदरत को यही। लेकिन कहते हैं ना, हम जो कर रहे होते हैं ये हमारा प्रेजेंट डिसाइड करता है। जब मैं उस टाइम पे था तो मेरा विजन नहीं था कि मुझे कोई एनजीओ बनाना है, कुछ ये करना है, या कुछ इंस्टाग्राम, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मैं तो इंजीनियरिंग का ड्रीम रखूंगा ना कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा, अच्छी जॉब लूंगा। लेकिन जो हम काम शिद्दत से करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, वही हमारा फ्यूचर डिजाइन करता है। हमें नहीं पता 10 साल पहले हम ये सोच रहे थे कि नहीं कि आप यहाँ पे इंटरव्यू करोगे, कुछ और ड्रीम होगा, लेकिन आपको शायद इस चीज़ में रुचि होगा या इस चीज़ को आप दिल से करते होगे, तो कुदरत ने आपको इससे जोड़ दिया। तो मैं वहाँ पे भी रहता था, मैं ये नहीं सोचता था मैं अपनी ज़रूरत के लिए शेल्टर में रह रहा हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता था। मैं कॉलेज से रात को चला जा रहा हूँ ड्राइव में, रेस्क्यू करने। मैं उनके प्रोग्राम में, मेरे को भी यार बताओ कैसे होता है। जामा मस्जिद पे मेंटल हेल्थ जो होमलेस का लगता था, मैं बैठता था कि मैं बैठूंगा, मैं उनको मेडिसिन, तो मैं इन्वॉल्व होता था। कई लोग होते हैं, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। आपको कोई नहीं बताएगा, जो आपको करना है आपको घुसना पड़ेगा, अगर आपकी इच्छा होगी। बाकी कोई बता के आपकी जानने की कि लोग कैसे रहते हैं। यस। क्योंकि एक 13 साल की उम्र में जब बच्चा काम पे लगता है और उसके बाद लोगों से बातचीत करते करते आप इस मुकाम तक पहुंच गए कि आपको भी वहाँ पर एक टाइम पे शेल्टर की ज़रूरत पड़ी, तो शायद वहीं से वो बीज पनपा होगा दिमाग में कि मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। और आज आप, हम लोगों को भी बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लोगों की, आज की दुनिया में भी लोगों की मदद करते हैं। तरुण जी, बहुत नाम कमाया आपने, कुछ 10 सालों से आप ये काम कर रहे हैं, आज भगवान की दया से आपने नाम कमाया है। आलोचना का सामना करना पड़ता होगा आपको काफ़ी। अगर आपको किसी लोगों ने आपकी लोगों ने आलोचना की है तो आप उसे फेस कैसे करते हैं? देखिए, सुनाई नहीं देता है एक्चुअली। जब कहते हैं ना, अर्जुन जब लक्ष्य की तरफ देख रहा था तो वो उसकी चिड़िया की आंख में देख रहा था। तो जो मेरा लक्ष्य है ना, मुझे वो दिखता है। और ये लक्ष्य किसी और को दिखाने के लिए या सोशल मीडिया के लिए, प्रसिद्धि के लिए या आलोचना के लिए नहीं है, ये मेरे पैशन के लिए है। मेरे मन में एक पल भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ या मैं उनका भला कर रहा हूँ या मैं मसीहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हम किसी पे उपकार नहीं करते, अपने आप को उपकृत करते हैं। जिस टाइम पे मुझे ही कुछ ठिकाना नहीं था, मेरा ही, और आज भी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, इतने लोगों का दुख हट सकता हूँ? नहीं, मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक मीडियम हूँ, और इसमें बहुत सारे लोग हैं। कई लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, कई लोग फाइनेंशियल है, कई लोग शरीर से है, कई लोग वॉलंटियर। ये एक पूरा सिस्टम है। कम्युनिटी वर्क एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। इस सिस्टम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला मैं हूँ। इसलिए मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हेल्प ड्राइव फाउंडेशन रखा। मैंने तरुण मिश्रा फाउंडेशन नहीं रखा, बिकॉज मैं नहीं हूँ, और मेरे बाद भी ये चीज़ें चलती रहे। आज चलो मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं हेड हूँ, लेकिन सही समय पे जब मुझे लगेगा कोई मुझसे काबिल व्यक्ति है और मैं उतना परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, तो वो पोजीशन वो एक्वायर करेगा। और अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन से, अपनी चीज़ से प्यार करते हैं, तो सही समय पे उसका सही वारिस ढूंढ के और सही हाथों में उसको देते हैं, ताकि ये चीज़ें चलती रहे। जब आप उससे मोह करते हैं, मैंने बनाया, मैं ही हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं कुर्सी पे पड़ा हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, तो आप अपनी बनाई चीज़ों को खुद ही नाश कर देते हो। तो ये मेरा एक पर्सनल पैसन है। आज मेरे पास एक 161 स्टाफ है, इतने शेल्टर है। मैं चाहूँ तो मैं एक केबिन बना के बैठ के सारा काम कर सकता हूँ, सिर्फ ऑपरेशनल मोड पे, लेकिन मैं खुद रेस्क्यू पे जाता हूँ, क्योंकि मैंने ये भोगने के लिए नहीं बनाया था। मेरा पैसन है कि मैं उनको लाता हूँ,
लाता हूँ तो फिर वो कितने दुखी होते हैं और एकदम से उनका चेंज होता है, वो खुश हो जाते हैं, वो ब्लेसिंग नेचुरली उनका हाथ उठ के मेरे सर पे आ रहा है, तो वो फीलिंग मुझे कहाँ मिलेगा। तरुण, आम तौर पर किसी भी इंसान पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, और ये लोग जब सड़कों पे रहते हैं इनकी मानसिकता भी उस प्रकार की हो जाती है। तिरस्कार देखना, लोग उनको ढंग से बुलाते नहीं हैं, कई लोग मदद के लिए आते हैं, कई लोग नहीं भी आते हैं सामने। लेकिन जब आप किसी के लिए मदद करने के लिए जाते हैं तो वो विश्वास कैसे पैदा करते हैं कि लोग आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें? क्योंकि आमतौर पर तो उन्होंने तिरस्कार ही देखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में जो वो जी रहे होते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा जवाब है हम खुद। कोई भी विश्वास आप चालाकी से नहीं बना सकते हो, अपने अंदर लाना पड़ता है। हम जैसी ऊर्जा अपने अंदर डेवलप करते हैं वो सामने वाले को रिफ्लेक्ट होता है। मैं अगर किसी के पास जा रहा हूँ, कोई इंसान रोड पे है जिसने हमेशा तिरस्कार सहा, लोगों से निरादर सहा, कोई उसे ऐसा नहीं आया, उसको जानकारी भी नहीं है कि ऐसी कोई व्यवस्था होती है जहाँ पे रख के खाना पीना देंगे या अच्छा करने आया है, तो वो इंसान के लिए आपके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आपके मन के अंदर जो चीज़ आप जनरेट करते हो ना, कहते हैं कि हम अगर किसी को टच करते हैं तो टच ही होता है, लेकिन टच से पता चल जाता है ये लस्ट का टच है, ये केयर का टच है। तो वो कैसे पता चलता है? वो एनर्जी जब हम पूरे मन से बनाते हैं कि मुझे इसका अच्छा करना है, ये कितने दुख में है, तो आपका ऑरा, आपकी एनर्जी उनको फील होती है और वो आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं कि नहीं, शायद ये मेरा अच्छा करेगा, शायद ये मेरा भला सोच सकता है। तो ये पूरा आपके एनर्जी पे है, आप पे उस पे है कि आप किस तरह की भाव लेके जाते हो। क्योंकि आप चालाकी किससे करोगे? अपने आप से नहीं कर सकते हो। जब आप मिरर में देखोगे तो आपको पता होगा कि आप क्या हो। एक चीज़ है तरुण कि इंसान की फितरत बोलो या स्वभाव बोलो जी। कि वो कुछ भी करेगा तो उसमें वो अपना फ़ायदा देखेगा जी। बिना फ़ायदे के तो वो कुछ नहीं करेगा। जी। आप इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, आपका क्या फ़ायदा है? मेरा बहुत फ़ायदा है। देखिए, पहले तो मैंने कहा ना कि मैंने ऐसे ही किया कि मेरा पार्ट टाइम था, एनजीओ में रह रहा हूँ, तो काम करूँगा तो इम्प्रेस होंगे, एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो वो चीज़ हुआ। उसका फ़ायदा मिला कि एक टाइम पे मैं ऐसे ही रह रहा था, फिर उन्होंने खुश होकर मेरे को एडवाइजरी टीम में ले लिया कि यार तुम आइडियाज़ अच्छे देते हो। मेरी सैलरी चालू कर दी बेसिक सी 5,000 रुपये, तो मेरे लिए स्टूडेंट के लिए तो वो भी अच्छा ही है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैंने बेस्ट दिया तो फ़ायदा आया। आप जब करते हो फ़ायदा ऑटोमेटिक आता है। कहते हैं कुदरत किसी का नहीं रखता है। जब मैंने ये चीज़ें करना शुरू किया, मुझे नहीं पता था कि इंस्टाग्राम भी, जब मैंने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया उससे पहले 4 शेल्टर होम मेरे चल रहे थे। अच्छा। तो एक होता है सोशल वर्क के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, एक होता है सोशल मीडिया के लिए सोशल वर्क का इस्तेमाल करना। तो हमने क्या किया कि अपने सोशल वर्क के लिए एज अ टूल सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। कि पहले हम रेस्क्यू के लिए घूमते थे, रोड पे घूम रहे, वो भी मेन रोड पे, किसी इंसान को उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, जरूरतमंद है नहीं है। आज पूरी दुनिया मेरे लिए रेस्क्यू कर रही है। जो भी देख रहे हैं वो 1 साल से उनको देख रहे हैं, यहीं पे रहता है, पक्का होमलेस है, छोड़ा हुआ है, उसकी पूरी हिस्ट्री उसको पता है। बस हमें कॉल करते हैं, वीडियो भेजते हैं, लोकेशन भेजते हैं, हम जाते हैं, हमारा 90% काम हो गया है, बस लेके आना है, सब पता है। तो हमने इसको एक टूल की तरह यूज किया। दूसरी चीज कि आपको क्या मिला, जब आप कोई काम निस्वार्थ भाव से करते हो ना, तो वो काम छुपता नहीं है। आप जैसे टैलेंट को ढूंढ के लाते हो कि कोई इंसान एक जंगल में बहुत सारे लाखों पेड़ लगा दिए, जंगल में लगा रहा था, आपको कैसे पता चल गया? कुदरत ने उसको दिया, उसका रिवॉर्ड दिया ताकि ये इस चीज को और करे और इससे लोग प्रेरित हो। तो जब इस चीज को मैं कर रहा था तो मुझे फर्स्ट या पता नहीं था कि इतनी प्रसिद्धि होगी, कभी सोचा ही नहीं था। कभी 100, 200, 500, 1000 फॉलोअर देखता तो भाई इतने लोग कैसे करते होंगे, कभी नहीं था एक्सपेक्टेशन में। लेकिन जब हम दिल से करते हैं ना, तो ऊपर वाला इंसान आपका हिसाब चुकाए नहीं चुका, ऊपर वाला आपका कभी नहीं रखता है, वो आपके काम के बदले आपको देता है। और फिर जब देता है ना, तो आपको ये चीज़ें अच्छी लगने लगती है, फिर आपको लगता है कि नहीं यार, इसे वेस्ट नहीं जाने देना है। प्रसिद्धि या पावर आपकी एक जिम्मेदारी होती है, वो जितनी बढ़ेगी आपके ऊपर उतनी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, और अगर आप उस प्रसिद्धि के साथ जिम्मेदारी को नहीं निभाओगे तो वो चला भी जाएगा। तो आज एक बेनिफिट मैं कहता हूं कि जो लड़का अपने परिवार में ही सबसे प्रेम नहीं पा पाता था, आज उसको पूरे संसार का प्रेम मिल रहा है। ये मेरा स्वार्थ है, और इस प्रेम से जो मुझे कॉन्फिडेंस और आनंद, आज मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ है। मेरी लाइफ आज भी खत्म हो जाएगी तो क्या दिक्कत है, लोग को चाहिए, बच्चे चाहिए। आपने अभी कहा कि जिसको अपने परिवार से प्रेम ना मिला हो, आज पूरे संसार का प्रेम मिल रहा है, तो ऐसी क्या घटना हुई कि आपको ऐसा लगा कि परिवार से प्रेम नहीं मिला? देखिए, हर किसी के लाइफ में घटना होती है। परिवार मतलब सिर्फ माँ बाप तक नहीं होता है, पूरा परिवार होता है। और मैं जब इस काम में जुड़ा हूँ ना, और जब आज मुझे इतने साल हो गए, तो मैं बहुत प्रैक्टिकल हो चुका हूँ। मैं हर संबंध को उस तरीके से देखता हूँ,
हर चीज़ के पीछे कारण कि मैं अब ऐसा नहीं हूँ कि आपने मेरी तारीफ़ की और मैं खुश हो गया, आपने मेरी बुराई की और मैं दुखी हो गया, तो मेरा कंट्रोल आप कर रहे हो। मैंने अपने कंट्रोल को अपने पास रखा कि आप मेरी तारीफ़ कर रहे हो, मुझे पता है ये मैं नहीं हूँ, तो मुझे पता है खामखा ये मेरे को चढ़ा रहा है, ये चाटू काटता है, ये मैं नहीं हूँ। तो वो जजमेंट के फेज पे मैं आ चुका हूँ। तो जब मैं देखता हूँ ना लोगों के कि माँ बाप भी जब कई बार अपने कैलकुलेशन में रहते हैं कि यार जो बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको बच्चा नहीं, अगर पड़ोसी का बच्चा अच्छा कर रहा है तो नहीं ये मेरे बेटे जैसा है, खुद के बच्चे को नहीं। तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आप भी ला रहे हो, और उस कैलकुलेशन में आप बच्चे को, कई बार देखता हूँ पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार देते हैं कि यार उनको अच्छी कपड़े दे रहे हैं, अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा वो कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन आपके घर के बाहर अगर कोई झोपड़े में दूसरा बच्चा है उसको आप तिरस्कार कर दे रहे हो, गेट पे खड़ा भी नहीं होने दे रहे हो। तो आपका प्रेम पर्टिकुलर है, तो वहां पे डील है। तो वो जब डील ब्रेक होता है ना कि उस बच्चे को आपने संघर्ष नहीं सिखाया, कि आज उस बच्चे हम अपने बच्चे को देखेंगे, कल उठ के वो हमें देखेगा। वो हमें देखेगा। बच्चे तो आज के जनरेशन को लोग इतना कोसते हैं ना, मुझे आज का जनरेशन बहुत बेस्ट लगता है। आज के जनरेशन में वो भेदभाव नहीं है, आज का जनरेशन जाति पाति नहीं करता, आज का जनरेशन ऊंच नीच किसी के साथ बैठ जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, रिलैक्स है। इससे पीछे वाले तो और डेंजर थे, वो तो बहुत मतलब डिफ्रेंशिएट करते थे, उसका बच्चा इसका बच्चा, यहाँ नहीं खाएगा यहाँ नहीं बैठेगा। तो उन्होंने जो बनाया जो बोया आज उसका फल है। जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर देख के कर रहे हो, या तो अपना कर्तव्य समझ के कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा जहां आप कर रहे हो, जहां से आपको कुछ रिटर्न का पता नहीं है कि ये मुझे करेगा भी कि नहीं करेगा, वो आपका कर्मा है और वो आपको मिलता है। तो जो एसेट की जो डेफिनेशन है, हमने आज एसेट को सिर्फ मॉनिटरी एसेट समझा है, रिलेशनल एसेट भी एक एसेट है। आज मेरे शेल्टर में जब लोग आते हैं तो मैंने उसने 10 साल के एक्सपीरियंस में सीखा कि यार क्यों आते हैं। मेरे मन में कहा ना हमेशा क्वेश्चन रहता है, अच्छी चीज़ों से भी क्वेश्चन रहता है। मैं कहा ये क्यों शेल्टर होम में है, तो मैंने उसके कारण को ढूंढा कि मेरे शेल्टर में जो 70% लोग हैं ना, वो अपने कर्मों की वजह से यहाँ है। बिग स्टेटमेंट है बट है। वो कर्म क्या है कि जब उनका गुड टाइम था, यंग थे हमारे जैसे, तब उन्हें किसी की परवाह नहीं थी, कमाते थे, खाते थे, उड़ाते थे, लगता था यही लाइफ है यार, ऐसा ही रहेगा हमेशा। ना कोई अच्छे दोस्त बनाए, ना कोई अच्छे संबंध बनाए, ना किसी के लिए कुछ अच्छा किया। ये एक सोशल एसेट होता है कि कई बार आपका फाइनेंशियल एसेट खत्म हो जाए किसी कारण से, लेकिन सोशल एसेट होता है ना तो आपको संभाल लेता है, आप फिर से उठ जाते हो। लेकिन जब वो जीरो होता है तो आप गिर जाते हो। तो जब वो उस एज में पहुंचता है जब उसके पास कोई सोशल एसेट नहीं है, कोई अच्छा दोस्त नहीं है, कोई अच्छा हमदर्द नहीं है, तो वो बुढ़ापे में आता है, वही रोड पे वही ब्रिज के नीचे गिर जाता है। फिर हमारी नज़र पड़ती है यार एक बुजुर्ग आदमी दुखी में है, तो हम अपना कर्म करते हैं, उसे लाते हैं। उनका कर्म गिना के छोड़ देना भी एक तरह का खराब कर्म है। आपने बोला कि फिर आपको पता चलता है, आप लेके आते हैं। जब कोई आपको वीडियो भेजता है या फ़ोन करता है, कितने टाइम में आप पहुंच जाते हैं मदद के लिए? देखिए डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि हमारी भी एक लिमिटेशंस है। जैसे हम कुछ सिटी में हम अभी एक्टिव, हम पूरे भारत में एक्टिव नहीं है। मुंबई में कर रहे हैं, सूरत में है, अहमदाबाद है, बड़ौदा है, तो वहाँ पे टीम है, वो लोग जा रहे हैं, पहुँच जा रहे हैं। दूसरी अवेबिलिटी कि हमारे पास कोई इतना बड़ा कोई ये नहीं है कि हम पूरे संसार को रख लें। हमारे पास एक लिमिटेड जगह है, उस जगह में कितनी जगह खाली है, कितना रख सकते हैं, तो उस हिसाब से करते हैं। और धीरे धीरे कैपेसिटी की, एक टाइम पे हम एक इंसान का कर रहे थे, आज 3000 लोग रह रहे हैं, तो आगे 30,000 भी होगा, वो पता नहीं, वो कुदरत को मंजूर होगा, मेरी कैपेसिटी होगा। आप कैसे मतलब कंसीडर करते हैं कि पैरामीटर्स क्या है? देखिए पैरामीटर बेसिकली तो ये है कि उनका कोई नहीं हो, वो होमलेस अवस्था में हो, खासकर उनको कोई रखने वाला नहीं हो। कई बार क्या होता है बच्चे भी हमें फ़ोन करते हैं, हमें अपने माँ बाप को रखना है, वी कम्प्लीटली डिनाई कि आपके माँ बाप है आप रखो। तो बोलते हैं हम मंथली भी देंगे। हम कहेंगे नहीं, हमने ये कोई सर्विस नहीं ओपन किया है, अच्छा यहाँ पे कोई कमर्शियल नहीं है, हम 0 रुपया लेते हैं, कोई चार्जेस नहीं है शेल्टर्स के, और वही लोगों को रखते हैं जो जिनका कोई नहीं है। आप अगर अपने माँ बाप को नहीं रख सकते हो तो सिंपैथी भी मत रखो कि मुझे रखना और मैं मिलने जुलने आता रहूँ, आप ठीक हो, आप कंप्लीटली उनको छोड़ दो, हम रख लेंगे। अच्छा, आप ऐसे मत कि हाँ हम रख भी रहे ये भी कर रहे, तो वो चीज़ को हमें प्रमोट नहीं करना है कि लोग फिर ऐसा करें कि हाँ ला के छोड़ने लगे और वो एक कल्चर डेवलप हो जाए। तो वैसे नहीं, जो होमलेस अवस्था में है, जिनका कोई नहीं है, उनको रखते हैं। कई बार डिसीजन सेंस से लिया जाता है, सूझबूझ से लिया जाता है कि कहीं लगता है कि नहीं ये होमलेस नहीं भी है लेकिन इसके घर वालों ने इनको नहीं रखा है, या इनका घर है लेकिन घर में कोई इंसान नहीं है और ये अभी से ज़रूरत है। कई बार कुछ होता है कि सब कुछ है, इनको शेल्टर, हाथ पैर अभी चल रहा है, खाना पीना, इनको शेल्टर की जरूरत नहीं, वहीं पे इनको राशन या खाने की जरूरत है, तो घर पे भी राशन पर वो देख। कुछ लोग क्या होते हैं कि हाँ चलो 60-70 लेकिन वर्किंग है कि नहीं यार हम मेहनत करके करना है, उन्हें शॉप चाहिए तो दुकान खुलवा के दे दिया, वो अपना जब तक चल रहा है तो स्वाभिमान से जी रहे हैं। तो ये चीज़ें
व्यक्तिगत और सिचुएशन को देख के डिसीजन लिया जाता है। कोई इसमें एक आइडियोलॉजी नहीं है कि एक परफेक्ट क्राइटेरिया है। अच्छा। वो थोड़ा उस समय पे ऊपर नीचे या समझना बूझना, क्योंकि हालात सबके अलग होते हैं। अभी क्या होता है, हम लोग एक जनरल कर लेते हैं कि अगर कोई माँ बाप दुखी है तो भारत जानते हो भावनात्मक देश है, तो हम बच्चे को सीधा गाली देते हैं, कैसी औलाद है, छोड़ दिया है। लेकिन सिचुएशन को जब हम नज़दीक से जानते हैं, कई बार माँ बाप भी गलत होते हैं, कई बार बच्चे भी गलत होते हैं। तो जब हम उस परिस्थिति को जानते हैं तो पता चलता है। जैसे मैंने फर्स्ट केस आपको बताया कि लोग 70% कर्मों की वजह से दुखी है, तो जो बाकी के जो लोग बचे उसमें आते हैं स्वभाव की वजह से दुखी। हाँ। और वो वही का कारण है कि कुछ लोग अपने स्वभाव की वजह से दुखी है। कुछ बुजुर्ग होते हैं हमारे सेल्टर, बहुत प्यारे होते हैं, कंप्लेन नहीं करते, आते हैं तो आपको आशीर्वाद देंगे, बेटा बेटा बेटा, मजा आता है। उनके पास जाके 10 मिनट की जगह आधे घंटे बैठते हैं, सब लोग आते हैं तो उन्हीं से इंटरेक्ट करते हैं। तो घर में भी होते हैं कुछ बुजुर्ग होते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, सबसे मिलते हैं, तो कजन्स भी रख लेते हैं उनको, अड़ोसी पड़ोसी, तो उनका स्वभाव है। कुछ लोग का स्वभाव होता है कि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वैसा होता है। माँ बाप का एक साइकोलॉजी है इसके पीछे। एक माँ होती है, बच्चे के साथ रहती है, बेटे को बड़ा करती है, मेरा बेटा, प्यार होता है, दोनों के बीच में होता है। शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है, शादी के बाद होता है वो माँ जब घर में बहू आती है बहुत एक्साइटेड होती है, बहू आएगी, लेकिन बहू को देख के एक चेंज भी आता है, पोजेसिवनेस आ जाता है। वो एक चेंज डेवलप होता है कि जैसे जो लड़का पूरे दिन माँ के पास रहता था, बात करता था, शेयर करता था, अब उसका टाइम डिवाइड हो गया। अब वो वाइफ के साथ रह रहा है, उनके साथ सो रहा है, उनके साथ बात कर रहा है, तो शेयर भी हो रहा है, तो माँ को ना कहीं गैप फील होने लगता है, और वहां से डेवलप होता है जेलसी। और जेलसी का ही ऊपर का फेज है नफरत। तो जब किसी से नफरत होता है ना, तो उसका हर काम बुरा लगता है। फिर वो माँ उसको देखती रहती है, वो अगर किसी को पानी भी दे रही है कि भाई वत्सल भाई हमारे घर पे आए, पानी दिया, तो देखो सबको इंप्रेस करके सबको खुश करना था, बहुत अच्छी हो, अंदर में थे। पूजा पाठ करेगी तो मन में तो ढोंग है, पूजा करके देगा, तो फिर उसका नहीं गलता तो कह नहीं मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं रोड पे रह लूँगी चलेगा, मैं वृद्धाश्रम में रह लूँगी चलेगा, मेरे का इनका नाम खराब कर देना है। तो वो अपने स्वभाव से दुखी है, कुदरत ने उसको दुखी नहीं किया। तो ये स्वभाव वाले भी होते हैं। और तरुण 24 शेल्टर होम चल रहे हैं, तो ये जो शेल्टर होम की जगह है वो कैसे मैनेज होता है, फंडिंग कहाँ से आता है? आपने बोला कि एक भी रुपया आप किसी से लेते नहीं हैं, जी, तो फिर फंडिंग कहाँ से आता है? शेल्टर होम की जगह बेसिकली मेरे पास कोई जगह नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। जितने भी शेल्टर हैं वो हमें गवर्नमेंट से, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मिले हैं। और शेल्टर का जो लैंड होता है या जो कंस्ट्रक्शन है वो सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है। हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए मिलता है, लाइक 2 ईयर 3 ईयर्स। तो समझो जब इंटेंशन होता है, एक आदमी क्या सोचता है, पैसा कमाऊंगा, पैसा कमा के खुद का ज़मीन खरीदूंगा, शेल्टर बनाऊंगा, और वो फेज़ कभी नहीं आता, या कभी मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मैंने समझा कि जो है मैं उसमें करूंगा। पहले मैं दूसरे ही एनजीओ में कि मैं अपना शरीर और अपना टाइम तो दे सकता हूँ। मैं रेस्क्यू करता था, जो चला रहे उनके पास जाके रख देता था, कौन सा पैसा लग गया? 2 बच्चे हैं, रोज 1 घंटे उनको जाके पढ़ाना है, कौन सा पैसा लग गया? टाइम चाहिए, सबसे जरूरी है टाइम। तो उस हिसाब से मैंने गवर्नमेंट शेल्टर जो बनते हैं और उनको चलाने के लिए कोई ना कोई वो लोग ढूंढते हैं कि कोई योग्य व्यक्ति हो। तो मैंने 2018 में पहला शेल्टर सूरत में खुद का ओपन किया था और वहाँ से शुरुआत की। फंडिंग का था कि फंडिंग हमारा ऐसे होता है कि जब गवर्नमेंट शेल्टर होता है तो कुछ चीज़ें हमें गवर्नमेंट से मिलती है, जो बेसिक चीज़ें, लाइट बिल हो गया, ये चीज़ हो गया। फिर कुछ चीज़ें से खाना हो गया, रेस्क्यू हो गया, गाड़ी हो गया, मेडिकल हो गया, ये हमें खुद से करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक मतलब नॉन मॉनेटरी सिस्टम डेवलप किया कि लोगों को कनेक्ट करना। जैसे अब मेरे पास लोग हैं, मेरे पास शेल्टर में मान लो कि 100 लोग हैं, 100 लोग में वीमेंस हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। तो बहुत सारे ऐसे शहर में एनजीओ जो पर्टिकुलर पे कोई वुमेन्स पे काम कर रही है, तो मैंने कहा आप आके करो ना इनके लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको उनको बेनिफिशियरी चाहिए, हमें उनका हेल्प होना चाहिए। तो मैंने एक इंटेंशन गोल उन लोगों को बनाया कि इनके लिए कैसे अच्छा होगा, मेरे पास जो भी इनके अच्छा करने के लिए आएगा वो मोस्ट वेलकम है। तो मैंने कम से कम 40-50 एनजीओ को कोलैबोरेट कर दिया। अच्छा, वो लोग आके अपने अपने फील्ड का, कोई बच्चों को पढ़ाने वाला है ग्रुप तो बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई खिलाने वाला है तो खिला रहा है, कोई ऐसे मतलब डायमंड में वर्करों का खाना बनता है तो वहाँ से कनेक्ट किया तो वो एक टाइम का खाना दे रहे हैं, कोई सुबह का नाश्ता दे रहा है। तो एक मल्टीपल लोगों को ज्वाइन करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें लेस मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट हो। अच्छा, फिर बाकी जब चीज़ें कहते हैं ना, शुरू में तो कोई आपको आके पैसा नहीं देगा ना कि हमें काम करना है, डोनेशन तो नहीं। और डोनेशन मैंने कभी मांगा भी नहीं, जो लोगों को स्वेच्छा था, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। तरुण, आज की दुनिया में ठगते बहुत हैं लोग, एक दूसरे को ठगते बहुत हैं, तो वास्तविक में ज़रूरियातमंद की पहचान आप कैसे करते हैं कि वास्तविक में इसको ज़रूरत है शेल्टर होम की या आपकी मदद की? देखिए, ठग हर जगह है और कहते हैं ना, हमें रिजल्ट देखना चाहिए।
कोई भी काम करते हो, आप ही अगर 10 इंटरव्यू लेते हो तो 10 नहीं चलेगा, 5 चलेंगे। आप ही कोई काम करते हो तो सब में सक्सेस मिले, बिल्कुल नहीं होगा। आप ही एग्ज़ाम देते हो, सब बार पास हो जाओ, नहीं होगा। तो वही हमारा है, अगर हम 100 लोगों की मदद करते हैं तो अगर उसमें से 10 लोगों का भी, मैं बहुत मतलब ऐसा आंकड़ा बता रहा हूँ जो कि उससे ज़्यादा ही होता है, 100 में से 10 लोगों का भी अच्छा हुआ, लाइफ बदला, तो मैं उसे सक्सेस मानता हूँ। अगर मैं नहीं करता तो वो 10 का भी नहीं बदलता। और 90 लोग मुझे एक्सपीरियंस दिए, मैच्योर बनाए कि एक तरुण जो शुरू में ठगा जाता था, आज तरुण को देखते ही पता चल जाता है, उनको सिम्टम्स पता है कि ठग की लैंग्वेज क्या है, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, नशे वाले कैसे रिएक्ट करते हैं, बदमाश कैसे रिएक्ट करते हैं, चोर कैसे। आज मैं एक्सप्रेशन पढ़ता हूँ, आज मुझे फेस पता चलता है, मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो वो 90 ने मुझे एक्सपीरियंस दिया, तो और मेरा रेशियो धीरे धीरे कम होता गया। एक चीज़ मेरे मन में ये भी सवाल उठता है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में, तो मतलब देखो तो ऐसी इतनी वीडियोस आएगी कि कोई जाएगा रेस्क्यू करके लाएगा। कई लोग ऐसे हैं कि वो खुद वहाँ जाके रोने लगते हैं, फूट फूट के रोते हैं, जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं। तो फिर वो मतलब सच में इतने भावनात्मक वो हो जाते हैं, या फिर वो सिर्फ सोशल मीडिया में दिखावा है कि मतलब खुद भी रो, फूट फूट के रो, मतलब लोगों की सिंपैथी गेन करो। जब कोई अच्छी चीज़ें होती है ना, तो आज के टाइम में उससे ज़्यादा बुरी चीज़ें होती है। जब धर्म बनता है तो धर्म बना था लोगों को एकत्रित करने के लिए, अच्छे विचार के लिए, लेकिन लगा कि यार इसको लोग मानते हैं तो बहुत सारे फेक लोग भी आ गए। उसी तरह जब आप अच्छा कर्म करते हो तो लोगों को लगा कि यार लोग इस चीज़ को, वीडियो को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब हमारा एक दौर था, जब हमने वीडियो शुरू किया था, उससे पहले लोग वीडियो बनाना खराब मानते थे कि भाई सेवा कर रहे हो, दिखाते क्यों हो, एक हाथ से करो दूसरे को नहीं पता चले। लेकिन हमने ऐसा चीज किया कि कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर किसी इंसान को रोड से ला रहे हैं तो उसके मरने तक की उसकी जिम्मेदारी। किसी इंसान को अगर दे रहे हैं तो उसको पूरा लाइवलीहुड, दुकान सेटअप, कि वो पूरी जिंदगी आत्मनिर्भर बन के काम करे। कुछ ऐसा नहीं किया कि आज हमने उसको खाना दे दिया, कल वो कहाँ खाएगा पता नहीं। तो ऐसा एक भी इनकम्प्लीट वीडियो नहीं बनाया। जो भी किया तो लोगों के पास क्वेश्चन ही नहीं था कि इसमें क्या रेस करूं। और उसके पॉजिटिव साइड लोग मतलब प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, ऐसे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर आप किसी को, कोई चीज को आप जा रहे हो और आप वहां पे रो रहे हो, मैं आज तक नहीं रोया। मेरा ऑन स्क्रीन एक भी रोने का आप वीडियो, काम कर रहे हो, आप ही रोने लग जाओगे तो फिर क्या है। मुझे रोना आएगा भी नहीं। मैं अगर उनके दुख को, मैं इमोशनल हूँ लेकिन मैं इमोशन को कंट्रोल करता। आज मेरे सामने कोई रोता है तो मेरा ध्यान रोने पे नहीं होता है, कहता है इसका दुख क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको क्या चाहिए, कैसे इसकी लाइफ ठीक हो पाएगी, कैसे क्या करना, मैं उस पर प्रोसेस कर रहा होता हूँ। तो एक मशीन, एक डॉक्टर होता है ना, शुरू में ह्यूमन बॉडी पे ब्लेड चलाता है तो कितना क्रूर काम है कि काट रहा है, लेकिन आफ्टर टाइम उसको क्या होता है, सर्जरी किया, स्टिच किया, हटाओ भाई दूसरे को लाओ। तो वही चीज़ है, हम सॉल्यूशनर है। इमोशनल बन के आप सॉल्यूशनर नहीं बन सकते हैं। तो इमोशनल की जगह सॉल्यूशनर बनो, सॉल्यूशन लाओ। और चीज़ें आज सोशल मीडिया पे फेक चल रही है, बहुत चीज़ें देखता हूँ, कोई आ रहा है तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, डंडे मार रहा है, कुछ जाके कर दे रहा है, खाना खिला दे रहा है, लेकिन आप उनका कल बताओ। और रील्स सबसे बड़ी फेक चीज़ है, मैं बिल्कुल 100% कहूँगा। आप मुझे दिखाओ, हमें तो क्या है कि इस चीज़ से है ना, रील्स फेक है। आपको रोज एक इंसान, बच्चा दिख रहा है कि वो बिस्किट डुबा के खा रहा है, बर्गर मांग रहा है, और आपका कैमरा भी ऑन है, आप भी ऑन हो। यार रील्स में समझो कि ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पीछे आपने गाना लगा दिया, इमोशनल लगा दिया तो इमोशनल, कोई भड़काऊ लगा दिया तो लड़ाई हो रहा होगा दोनों के बीच में। तो रील फेक है। हमारे लॉन्ग वीडियोस होते हैं जो यूट्यूब पे 25-30 मिनट के, कैसे जा रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, वो जो बोल रहा है तो लोगों को सुनने दो ना कि वो सही बोल रहा है या उसका एक्सप्रेशन क्या है। वो बेवकूफ, तुमसे भी एक्सपीरियंस लोग हैं, अच्छा, तो वो ऑप्शन नहीं दे रहे हो। समय की कमी रहते हुए मेरा एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि लॉज के मद्देनजर रखते हुए, कायदे कानून को देखते हुए काम आप कैसे करते हैं? मैं पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट से, गवर्नमेंट के साथ और लॉज के अकॉर्डिंग काम करता हूँ, जिसमें पुलिस सपोर्ट होता है। कोई भी रेस्क्यू से पहले हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, रेस्क्यू करके ले आते हैं। अभी थोड़ा लोग जान गए तो पुलिस कोऑपरेटिव है, तो हम जब रेस्क्यू लाते हैं तो पुलिस में एक वेरिफिकेशन करवाते हैं कि ये पर्सन हमारे पास है। कभी कोई इनका मिसिंग आता है या कुछ भी आता है, और डेथ के बाद जो प्रॉपर है कि एक अननोन पर्सन का जब डेथ होता है, उसका कोई वारिसदार नहीं है, तो उसे 3 महीना रखा जाता है। हर स्टेट का अलग अलग है, तो 3 मंथ तक बॉडी को रखते हैं कि कोई क्लेम नहीं करे। दूसरी कुछ जगह पे क्या है कि कम एज वाले का डेथ होता है तो उनको सिर्फ दफना के रखते हैं कि कभी 5 साल 10 साल बाद भी आ जाए तो उनका DNA मिलना चाहिए। उसके लिए पुलिस पंचनामा होता है, PM होता है कि इनके डेथ का रीज़न क्या है, हमारे यहाँ फूड पॉइजन या कुछ अननेसेसरी रीज़न या कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो वो सारे रिकॉर्ड को प्रॉपर फिल करते हैं
और जो भी इसमें इन्वॉल्व अथॉरिटीज़ है उनको भी इन्फॉर्म करते हैं। जो प्रोटेक्शन लॉज हैं कि हाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ये सारी चीज़ें, फीमेल प्रोटेक्शन, उन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि हाँ कोई छोटा बच्चा है या कोई बच्ची है। हमारे पास बहुत ऐसे केस आते हैं कि बाप ने बेटी के साथ रेप किया तो वो हमारे शेल्टर में रह रहे हैं, बहुत सिंगल मदर है, बहुत रेप विक्टिम्स हैं, तो हम उनका कभी वीडियो नहीं बनाते कि वो चीज़ें समाज में उनके चेहरे पे, क्योंकि हम अभी बना देते हैं, बाद में उन्हें समाज में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। लोगों का अभी नज़रिया इतना ओपन नहीं है कि इस चीज़ों को एक्सेप्ट करें। तो गाइडलाइंस को, चीज़ों को देखते हुए हमारा काम है कनेक्टिविटी के लिए लोगों तक एक मैसेज जाए। आज ये वीडियोस भी होते हैं, 10% है वर्क के, बाकी जगह पे टीम काम। अभी रेस्क्यू आएगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुंबई का होगा तो मैं उड़ के नहीं जाऊँगा, वहाँ टीम है वो कर लेगी। तो जो मैं बना रहा हूँ वो एक जस्ट मेथड है और लोगों को पता होना चाहिए। आज लोग देखते हैं, अदर कंट्रीज से देखते हैं, सब जगह देखते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका एपिसोड क्यों नहीं आ रहा, आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। बोला हम अपने बच्चों को साथ में पूरा फैमिली टीवी पे देखते हैं कि देखो दुनिया में ये चीज़ें हो रही हैं। अब जो बच्चे ने वो चीज़ें नहीं देखी और वो बड़ा होकर उस चीज़ों के प्रति उनका सिंपैथी नहीं है या वो ऐसा वो नहीं समझ रहा है या उसके पेरेंट्स क्या दे रहे हैं उस चीज़ की कदर नहीं है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी तो गलती है। तो लोग इस वे में भी कहते हैं कि आप बताओ, आप दिखाओ, तो लोगों की सोच बदल रही है। लोग इस चीज़ में भी कि नहीं हमें भी ये करना है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, इंसानियत बहुत बढ़िया है। खुद को तरुण, सोचते हैं। एक चीज़ लास्ट ये बताइए कि गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? अभी आप तो कर रहे हैं अपने हिसाब से काम, लेकिन अभी गवर्नमेंट भी आपको हेल्प कर रही है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी भी ऐसे जो लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट को क्या स्पेशली कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए या फिर कुछ ऐसे ऐड करना चाहिए? क्या देखिए, उम्मीद है? गवर्नमेंट से हमें उम्मीद है। गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट को एक रोबोट नहीं है, गवर्नमेंट हम आप जैसे इंसान है और गवर्नमेंट में हर चीज़ है। मैं आपको बताऊं, एक होमलेस बच्चे के लिए गवर्नमेंट में है बाल सुरक्षा जो भी है, एक सिंगल मदर के लिए जो है नारी संरक्षण गृह सब कुछ केंद्र बना हुआ है, एक बेगर्स के लिए बेगर होम बना हुआ है, एक जो ऐसे होमलेस है उनके लिए शेल्टर होम्स हर सिटी में, आपके अहमदाबाद में ही 30 शेल्टर होम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट में हर चीज़ है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं ना, हमारे आपके और जो लोग हैं, जो एजेंसी हैं या जो एनजीओज हैं, वो उनके भावना में चेंज होना चाहिए। गवर्नमेंट में क्या नहीं है, लेकिन जो लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो चीज़ हो ही नहीं रहा है। पेपर पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, पेपर पे दिख रहा है, डेटा बना के दे दिए। शेल्टर में 5 लोग भी नहीं है, आप दे रहे हो कि हमारे यहाँ पे फुल है। अच्छा, तो इसमें गवर्नमेंट का इसमें भी करप्शन हो रहा है? करप्शन हर जगह है। तो वो इंसानी सोच पे है और इंसानों को अपना सोच और इस काम या कोई भी काम के प्रति अगर हम ऑनेस्टी रखें ना हर डिपार्टमेंट में, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जैसे सोशल वर्कर की जरूरत है, गवर्नमेंट में सब चीज़ है, हर चीज़ का अल्टर ऑप्शन है गवर्नमेंट में, हम तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारा एक काम ही नहीं है जी। बहुत बढ़िया, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, हमारे साथ जुड़े और हमारे जो सवाल थे बहुत अच्छे से आपने जवाब भी दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। દર્શક મિત્રો, આ હતા તરુણ મિશ્રા કે જે નિરાધારના બેલી છે। 24 જેટલા શેલ્ટર હોમ ચલાવે છે। 3000થી પણ વધારે નિરાધાર લોકો તેમના શેલ્ટર હોમમાં રહી રહ્યા છે। મદદ કરવી એક બહુ જ સારી વાત છે, પણ એ મદદ એવી હોવી જોઈએ કે જે ખરેખર જરૂરિયાતમંદ છે, જે ખરેખર મદદ વાંચુક છે, એ લોકો સુધી એ મદદ પહોંચે અને એ કામ તરુણ કરી રહ્યા છે। આશા રાખી રહ્યા છીએ કે તમને પણ મજા આવી હશે। આજના રાઉન્ડ ધ ટેબલમાં બસ આટલું જ। અમને રજા આપશો। આવતા રવિવારે ફરીથી મળીશું અન્ય કોઈ વ્યક્તિ વિશેષની સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો વીટીવી ન્યૂઝ। નમસ્કાર।